स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का क्लास नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हम लोग ने सारा बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था। कंपनी क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, फीचर्स ऑफ कंपनी क्या होता है, ये सारा डिस्कस हो चुका था। कुछ बेसिक एंट्रीज भी हमने लिख लिया था। जहां तक हमने बेसिक एंट्रीज लिखा था उसके बाद 1.5 पेज का स्पेस छोड़ देना है। ठीक है, जो भी हम लोगों ने कॉल तक का एंट्री लिखा था उसके बाद 1 पेज का स्पेस छोड़ के एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जिससे हम लोग को एक बेसिक सम समझ में आएगा कि सम्स देखने में होता कैसा है। लिखो एक्स लिमिटेड was registered, X Limited was registered with an authorized with an authorized equity share capital with an authorized equity share capital of rupees 50 lakhs। तो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि एक्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल का डेटा क्या है, 50 lakhs divided into equity shares divided into equity shares of ₹10 each। तो इस लाइन को समझो, एक्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था विद एन ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 lakhs divided into equity shares of ₹10 each, full stop। The company issued, एक चीज समझो, उसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल 50 लाख है और एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। जिस भी दाम के आगे ऑफ रुपीज लिखा रहेगा वो बन जाएगा फेस वैल्यू। तो 50 लाख रुपए ऑथोराइज कैपिटल है, मैक्सिमम पब्लिक से ऑथोराइज कैपिटल के नाम पे कितना पैसा रेज कर सकता है कंपनी पब्लिक से, वो है 50 lakhs। और एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, मतलब कंपनी मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकता है, 5 लाख। ठीक है, द कंपनी इशूड 4 lakh equity shares of ₹10 each एट पार। पार का मतलब क्या होता है, 10 का शेयर कंपनी 10 में इशू किया है। अगर कंपनी 10 का शेयर 12 रुपए में इशू करता तो वो इशू एट प्रीमियम होता। कंपनी 10 का शेयर 10 में इशू किया है, कंपनी 10 का शेयर अगर 12 रुपए में इशू करता तो वो इशू एट प्रीमियम होता। और कंपनी इशू एट डिस्काउंट नहीं कर सकता एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 53 प्रोहिबिट करता है कंपनी को टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। तो एट पार, full stop। The amount on shares were payable as under। On application ₹3, on allotment ₹4, on call बैलेंस। एक ही कॉल है तो एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया। शेयर का देखो फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया है। 10 रुपया में अगर 3 रुपया एप्लीकेशन, 4 रुपया अलॉटमेंट, तो कॉल के ऊपर बैलेंस कितना हो जाएगा, 3 रुपया। एप्लीकेशन वर
रिसीव्ड, कंपनी शेयर कितना इशू किया था 4 लाख, एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ फॉर 3,80,000 इक्विटी शेयर्स। तो जितना शेयर कंपनी ऑफर किया था पब्लिक को वो सारा सेल आउट नहीं हुआ। कंपनी शेयर इशू किया था 4 लाख शेयर्स 10 रुपया वाला, जिसमें से एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ विद रेस्पेक्ट टू 3,80,000 इक्विटी शेयर्स and all money due were duly received। जो भी पैसा कंपनी को बनता था उसको सब मिल गया था एक्सेप्ट Ram, a shareholder failed to pay call money on his 5,000 equity shares फुल स्टॉप। तो बोल रहा है कि राम एक शेयर होल्डर था, सबको पैसा दे दिया टाइम पे, बस राम एक शेयर होल्डर था जो फेल कर गया, वो अपना कॉल मनी का पैसा नहीं दे पाया ऑन 5,000 इक्विटी शेयर्स। अनदर शेयर होल्डर Shyam paid all his amount on call at the time of allotment in advance। मतलब एक दूसरा शेयर होल्डर था श्याम, उसने अपना सारा अमाउंट पे कर दिया कॉल का। कब पे कर दिया? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हाँ 11 जो करते थे वही है, उससे थोड़ा अलग है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो एकदम सिंपल सा सम से स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादा कुछ तोप बात इसमें नहीं लिखा हुआ है। एक्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल का डेटा क्या दिया है 50 लाख, एक एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, मतलब कंपनी कितना नंबर ऑफ शेयर मैक्सिमम इशू कर सकता है पब्लिक को 5 लाख। 5 लाख शेयर कंपनी इशू कर सकता है, जिसमें से कंपनी अभी कितना शेयर इशू कर रहा है 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। कंपनी 4 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है 10 रुपया ईच पार में। द अमाउंट ऑन शेयर्स वर पेबल एज अंडर, ऑन एप्लीकेशन 3 रुपया, ऑन अलॉटमेंट 4 रुपया, ऑन कॉल बैलेंस। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3,80,000 इक्विटी शेयर्स एंड ऑल मनी ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड। कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ? देखो इसको बोलते हैं केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी शेयर इशू किया था 4 लाख इक्विटी शेयर्स, अगर 4 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करने पे एप्लीकेशन रिसीव भी हो जाता पब्लिक से 4 लाख इक्विटी शेयर्स का, तो हो जाता केस ऑफ फुल्ली सब्सक्रिप्शन। कंपनी 4 लाख इक्विटी शेयर पब्लिक को ऑफर किया, पब्लिक उसमें से कितना के लिए एप्लीकेशन जमा किया है फॉर 3,80,000 इक्विटी शेयर्स, तो ये हो गया केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर 4 लाख इक्विटी शेयर इशू करने पे पब्लिक भी 4 लाख इक्विटी शेयर सब्सक्राइब कर लेता तो हो जाता केस ऑफ फुल सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब। और अगर 4 लाख इक्विटी शेयर इशू करने पे पब्लिक 4,20,000 शेयर डिमांड करता, 4 लाख शेयर्स ऑफर करने पे पब्लिक
4,20,000 का एप्लीकेशन जमा कर देता, कंपनी को 4,20,000 का एप्लीकेशन रिसीव हो जाता, तब हो जाता केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो प्रॉब्लम तीन तरह का हो सकता है, या तो वो हो सकता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन, या फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फुल सब्सक्रिप्शन, या फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अंडर सब्सक्रिप्शन। ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अंडर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि कंपनी शेयर कितना इशू किया था, 4 लाख, और उसमें से कितना शेयर बिक गया, एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ, 3,80,000। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट राम, एक शेयर होल्डर था जो क्या किस चीज का पैसा नहीं दे पाया, कॉल का पैसा नहीं दे पाया। ऑन इज 5,000 इक्विटी शेयर एंड अनदर शेयर होल्डर श्याम, इसमें इसका शेयर लिखना भूल गए, लिख दो यहाँ पे एरो देके लिख दो ऊपर में। अनदर शेयर होल्डर श्याम होल्डिंग 2,000 shares, holding 2,000 equity shares. Another shareholder Shyam holding 2,000 equity shares paid all his amount on call at the time of allotment in advance. Allotment पे ही श्याम ने अपना कॉल का पैसा भी दे दिया। तो एकदम बेसिक सा सम्स है जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे विद नरेशन। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे दो, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड solution in the books of X Limited journal, date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. So in the books of X Limited journal, date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला एंट्री होता है, नोट्स भी चेक कर लो, एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री चेक करो। इस क्वेश्चन में कंपनी शेयर कितना ऑफर किया था पब्लिक को, 4 लाख इक्विटी शेयर्स, बट एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ उसके रेस्पेक्ट में, 3,80,000। मतलब ये केस ऑफ फुल्ली सब्सक्रिप्शन है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन। इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जब भी केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ उतना पे ही सम बनता है। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग पास करेंगे एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन का ए हमेशा कैपिटल, एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 3,80,000 इक्विटी शेयर्स पे कितना करके था एप्लीकेशन, 2 रुपया, राइट, 3 रुपया एप्लीकेशन। तो 3,80,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके चलाओ कैलकुलेटर, 11,40,000, 11,40,000। ये हो गया रिसीव का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on 3,80,000 equity shares at the rate ₹3 each। और उसके बाद पर्टिकुलर्स में एक लाइन ड्रॉ।
ये हो गया एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री, ये हो गया एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री। अब एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री, ड्यू या फिर ट्रांसफर। एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $3,80,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹3 करके। नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 3,80,000 इक्विटी शेयर्स at the rate ₹3 each transferred to equity share capital as per board's resolution number ... dated resolution boards apostrophe s boards resolution number ... dated ... अब ये ड्यू का नरेशन है, थोड़ा समझ के लिखना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 3,80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच कहां ट्रांसफर कर दिए? टू इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ... बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बोर्ड मीटिंग में कुछ रेजोल्यूशन लिया जाता है, कुछ डिसीजन पास किया जाता है, उसको हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसे हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोलते हैं, इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ... डेटेड ... ये हो गया एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री, फिर एप्लीकेशन का ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री। अब एंट्री आएगा इसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट का ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री। तो अलॉटमेंट का ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री बनता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन ध्यान दो, नोट्स में लिखा हुआ है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वो तब करेंगे जब कंपनी शेयर इशू प्रीमियम में करेगा। यहां पे कंपनी शेयर इशू पार में किया है, पार मतलब 10 का शेयर कंपनी 10 में इशू किया है, 10 का शेयर कंपनी 10 में ही इशू किया है, तो इशू इज एट पार, दाम टू दाम। तो इसलिए ड्यू का एंट्री पास करेंगे, लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का ए हमेशा कैपिटल, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में पहले ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री होता है, तो एंट्री बन गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कंपनी जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ था उनसे ही अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा,
मतलब ड्यू का एंट्री होगा 3,80,000 इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट 4 रुपया करके। तो 3,80,000 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके कितना? 15,20,000। ये हो गया ड्यू का एंट्री। अब इसको लिखेंगे इसका नरेशन। आ रहे रुक जाओ। तो ड्यू का एंट्री में कंपनी पैसा सबसे मांगा, सबसे, जो राम था उससे भी मांगा था, श्याम था उससे भी मांगा था अलॉटमेंट का पैसा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 3,80,000 इक्विटी शेयर्स, 3,80,000 equity shares at the rate ₹4 each transferred to equity share capital। जैसा नरेशन हम तुमको लिखा रहा है ऐसा नरेशन तुम्हारे आसपास में कोई नहीं लिखेगा। ये वे स्टैंडर्ड नरेशन है। और बाकी लोग सब नरेशन लिखता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो ये डिफरेंस है। जो तुम लिख रहे हो वो परफेक्ट है, बेस्ट से बेस्ट है, इतना याद रखना। और बाकी लोग जो लिखेगा वो सब स्टैंडर्ड है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू पूरा लिखना है हम लोग को, तभी एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन आएगा। ऑन 3,80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹4 इज ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसलिए नरेशन भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तब तक नरेशन रिक्वायर्ड। कभी कभार क्वेश्चन में बोल देता है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तब नरेशन मत लिख देना, ठीक है, तब सीधा एंट्री कर देना। लेकिन जब तक ना बोले नरेशन इज रिक्वायर्ड उसका भी मार्क्स होता है। एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर ... डेटेड ... एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर ... डेटेड ... ये हो गया अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। अब देखो हुआ क्या है। एक शेयर होल्डर था श्याम। पहले श्याम का कहानी सुनो। श्याम कितना शेयर होल्ड करता था? श्याम होल्ड करता था 2,000 इक्विटी शेयर्स। श्याम होल्ड करता था 2,000 इक्विटी शेयर्स। श्याम ने अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट का पैसा तो दिया ही। श्याम बोल रहा है कि फ्यूचर में हम पता नहीं कहां रहेंगे, नहीं रहेंगे, एक काम करो कॉल का पैसा भी अभी ले लो। इसका मतलब अलॉटमेंट के रिसीव के समय फेल कोई नहीं किया। देखो कोई पैसा देने से फेल नहीं किया। सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया, राम ने भी पैसा दे दिया और श्याम ने भी पैसा दे दिया, बट श्याम ने थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया। क्वेश्चन रीड करो क्या लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? श्याम पेड ऑल द अमाउंट ऑफ कॉल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इन एडवांस ऑन 2,000 इक्विटी शेयर्स। मतलब अलॉटमेंट में कंपनी को अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिला। अलॉटमेंट पे कंपनी को अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिला। पूरा पैसा कितना? पूरा पैसा कितना होगा? पूरा पैसा यही होगा 15,20,000। हिसाब से तो यही मिलना था ना अलॉटमेंट के लिए, 15,20,000। ये पैसा पूरा कंपनी के बैंक में आया और कंपनी को एडवांस में भी कुछ पैसा मिल गया। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। ये कितना शेयर्स पे कितना करके होगा? 2,000 इक्विटी शेयर्स पे कॉल का अमाउंट कितना था? 3 रुपया, क्योंकि शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 10 में एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, तो कॉल 3 रुपया। तो 2,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 6,000 रुपया। इसका मतलब अलॉटमेंट के रिसीव के समय
अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते समय कंपनी के बैंक में टोटल कितना रुपया आया? 15,20,000 और 6 कुल मिला के 15,26,000। फर्स्ट पार्ट क्लियर। अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री में अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते समय कंपनी के बैंक अकाउंट में टोटल रुपया कितना आया? 15,26,000, 15,26,000। ये जो 15,26,000 कंपनी के बैंक अकाउंट में आया, इस 15,26,000 में से अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 15,20,000। और ये जो कॉल्स का पैसा कंपनी ने अलॉटमेंट पे ले लिया, अभी चल रहा है मंथ ऑफ सितंबर। अगर अक्टूबर का फीस कोई हमको सितंबर में दे देगा, इसका मतलब वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी, प्री रिसीव्ड इनकम। अगर अक्टूबर का फीस हम सितंबर में कलेक्ट कर लेंगे तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगा, ऑब्लिगेशन बन जाएगा। तो कंपनी भी देखो एडवांस में पैसा ले रहा है। अलॉटमेंट के समय कंपनी कॉल्स का पैसा भी एक्सेप्ट कर ले रहा है। एडवांस में पैसा कौन दे रहा है? श्याम। कितना शेयर्स पे? 2,000 शेयर्स पे 3 रुपया। क्यों? क्योंकि कॉल का अमाउंट 3 रुपया है। क्या श्याम ने अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट का पैसा दिया था? हाँ बिल्कुल, सबको ही दिया था। श्याम बोल रहा हम एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, जो कॉल का बनता है वो भी ले लो। पैसा का कोई ठीक नहीं, अभी मेरे पास है, कल होगा नहीं होगा, अभी तुम ले लो। तो 2,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 6,000 रुपया वो एक्स्ट्रा दे रहा है। मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में टोटल कितना आएगा? 15,26,000, जिसमें से 15,20,000 अलॉटमेंट के नाम पे हम क्रेडिट कर देंगे और 6,000 कंपनी के बुक्स में लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। 6,000 का कंपनी के बुक्स में लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। कंपनी क्या करेगा ना, अगर किसी से एडवांस में पैसा लेगा तो कंपनी शेयर होल्डर को 12% के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करेगा। 12% पर एनम के हिसाब से कंपनी इंटरेस्ट भी पे करेगा। अगर कंपनी कॉल्स पे पैसा ले लेगा, एडवांस में ले लेगा, अगर कंपनी कोई भी इंस्टॉलमेंट एडवांस में ले लेगा, तो एडवांस में लिया हुआ पैसा के लिए कंपनी 12% पर एनम के लिए शेयर होल्डर को कंपनी पे करेगा इंटरेस्ट, क्योंकि कंपनी ने एडवांस में पैसा ले रखा है। तो अभी ये कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगा। अभी ये कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगा। तो ये एंट्री हमको रिकॉर्ड करना है। अब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो रिसीव का एंट्री, कंपनी के बैंक अकाउंट में टोटल कितना रुपया आया? कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा, कंपनी का बैंक में पैसा आएगा। बैंक हमारा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट। तो 3,80,000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹4, ये अलॉटमेंट का अमाउंट प्लस श्याम का 2,000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹3। श्याम ने कॉल्स का पैसा एडवांस में दे दिया। क्या श्याम का ये 2,000 इक्विटी शेयर्स यहां इंक्लूडेड है? हाँ, यहां पे तो है ही। तो ऐसा करने से हम देख सकते हैं कि कंपनी के बैंक में टोटल कितना रुपया आ रहा है? टोटल आ रहा है 15,26,000। इस 15,26,000 में से अलॉटमेंट में कितना क्रेडिट हो जाएगा? अलॉटमेंट के नाम पे कितना आया? 15,20,000 अलॉटमेंट के नाम पे आया। तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 15,20,000। और कंपनी ने कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट पे ही ले लिया। कंपनी ने कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट पे ही ले लिया। ये कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो लाइबिलिटी को दुनिया में लाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। तो लिख देंगे 2 कॉल्स इन एडवांस। कितना? 6,000। अब लिख देंगे इसका नरेशन। नरेशन लिखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी
received on 3,80,000 equity shares at the rate ₹4 each and call money on 2,000 equity shares at the rate ₹3 each, also received in advance and duly transferred to calls in advance account. To calls in एडवांस अकाउंट। तो तुम देखो इतना सब सजा के लिखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 3,80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹4 each and call money on 2,000 equity shares at the rate ₹3 each, also received in advance and duly transferred to calls in advance account। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनो। ये जो क्या नाम है श्याम, इसने तो एडवांस में पैसा दे दिया, क्लियर, इसने एडवांस में पैसा दे दिया, बट इसको ये पैसा देने का समय कब था, कॉल्स के समय। इसको ये 6,000 रुपया जो उसने एडवांस में दे दिया, इसको ये एक्चुअल में देना कब था, एट द टाइम ऑफ कॉल। तो अब देखो कंपनी को ये बात अच्छे से पता है, पहले से ही पता है कि कॉल्स का पैसा 2,000 शेयर्स पे ₹3 करके ऑलरेडी एडवांस में मिल चुका है। तो ये दोबारा मिलेगा क्या कॉल्स पे, नहीं मिलेगा। ये बात कंपनी को अच्छे से पता है कि कॉल्स का पैसा 2,000 शेयर्स पे ₹3 करके ऑलरेडी मिल चुका है। ₹3 क्यों, क्योंकि कॉल ₹3 करके था, तो ये दोबारा तो नहीं मिलेगा। ये बात कंपनी को पता है अच्छे से, लेकिन फिर भी कंपनी क्या करेगा, ड्यू जब दिखाएगा, कॉल्स को जब ड्यू दिखाएगा, अभी हम ड्यू का एंट्री पास करेंगे, पूरा का पूरा 3,80,000 शेयर्स पे ड्यू दिखाएंगे। पूरा का पूरा 3,80,000 शेयर्स पे ड्यू दिखाएंगे। चाहे पैसा कोई एडवांस में दे दे, चाहे कोई पैसा ना दे, फिर भी ड्यू का एंट्री हमेशा उतना शेयर्स पे होगा जितना सब्सक्राइब्ड हुआ है। चाहे कोई शेयर होल्डर पैसा एडवांस में दे दे, चाहे कोई शेयर होल्डर पैसा ना दे, फिर भी ड्यू का जो एंट्री है वो हमेशा कितना शेयर्स पे होगा, जितना शेयर्स पब्लिक ने खरीदा है, जितना शेयर्स पब्लिक ने खरीदा है। तो अगर ये बात हम लोग को याद रखना है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसा दे दिया, फिर भी कंपनी जब ड्यू का एंट्री पास करेगा तो उसका शेयर्स को कंसिडर करके पास करना है। तो अब ड्यू का एंट्री पास करते हैं। तो ड्यू का एंट्री पास करेंगे, एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, मतलब यही फर्स्ट कॉल है, यही फाइनल कॉल है, तो खाली इक्विटी शेयर कॉल, एक ही कॉल है। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट कितना शेयर्स पे, 3,80,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹3 करके, 3,80,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹3 करके, कितना
11,40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 11,40,000। नरेशन लिख देंगे, इक्विटी शेयर कॉल मनी ड्यू ऑन ₹3,80,000 इक्विटी शेयर्स at the rate ₹3 each transferred। सीक्वेंस याद रखना, पहले एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री, फिर एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री, अलॉटमेंट का ड्यू, अलॉटमेंट का रिसीव, कॉल का ड्यू, कॉल का रिसीव। ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल as per board's resolution नंबर बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास किया गया, जो डिसीजन लिया गया है, तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर और उसका जो डेट है वो, तो डेट वेट तो दिया नहीं है, तो डॉट डॉट डॉट। ये हो गया ड्यू का एंट्री। अब बात आता है कि रिसीव के समय क्या होगा। देखो, श्याम पहले से 6,000 रुपया दे रखा है, थोड़ा हिसाब समझो कि 11,40,000 रुपया अगर सब कुछ ठीक रहता, नॉर्मल रहता, तो कंपनी को रिसीव के समय 11,40,000 रुपया रिसीव हो जाता। लेकिन 11,40,000 में से श्याम का जो 6,000 का जो एडवांस में दे रखा है वो तो नहीं मिलेगा, तो वो माइनस कर दो। और राम कितना शेयर होल्ड करता था? 5,000 शेयर्स, वो दे नहीं रहा है, कॉल्स इन अरियर, फेल कर रहा है, वो पैसा नहीं दे रहा है। तो राम का जो 5,000 शेयर्स था, 5,000 शेयर्स पे 3 रुपया करके कितना बनता है? 15,000, उसको भी हटा दो, तो नेट में कंपनी को 21,000 रुपया नहीं मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है? 11,19,000। मतलब कंपनी का बैंक में पैसा कितना आएगा? 11,19,000। कॉल्स इन एडवांस जो पहले कंपनी ने एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रखा था, कंपनी ने अलॉटमेंट के समय जब कॉल्स का पैसा ले लिया तो कंपनी के लिए लाइबिलिटी बन गया था। लेकिन जब कॉल ड्यू दिखा दिया कंपनी ने, अब वो लाइबिलिटी को हमको कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज अब वो मेरा लाइबिलिटी नहीं है। अगर किसी ने अक्टूबर का फीस सितंबर में दे दिया तो सितंबर तक मेरे ऊपर लाइबिलिटी होगा, अक्टूबर का महीना आते ही मेरा वो लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज वो फीस लेने का राइट आ चुका है। वैसे ही करके कंपनी ने अलॉटमेंट के समय कॉल्स का पैसा ले लिया था, पर जब कॉल का अमाउंट ड्यू दिखा दिया, अब वो लाइबिलिटी नहीं रहेगा, उस लाइबिलिटी को हम कैंसिल करेंगे। कितना से लाइबिलिटी रेज किए थे कॉल्स इन एडवांस? 6,000। राम कितना शेयर्स पे पैसा नहीं दे पा रहा है? 5,000 शेयर्स पे 3 रुपया करके 15,000। तो 11,40,000 में से अगर 21,000 नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा? 11,19,000। क्लियर? तो इसका एंट्री पास कर देते हैं। लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे दिखाना, 3,80,000 इक्विटी शेयर्स, 3,80,000 इक्विटी शेयर्स माइनस श्याम का 2,000 इक्विटी शेयर्स माइनस राम का 5,000 इक्विटी शेयर्स, ब्रैकेट के बाहर एट द रेट ₹3 और उसके बाद मेन ब्रैकेट।
तो बैंक डेबिट 3,80,000 इक्विटी शेयर्स पे, 2,000 शेयर्स पे श्याम पहले से पैसा दे रखा था इसलिए नहीं मिलेगा, राम मांगने पे भी नहीं दे रहा इसलिए नहीं मिलेगा। तो अगर 7,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिल रहा है तो कितना पे मिल रहा है? 3,73,000। चलाओ कैलकुलेटर, 3,73,000 इंटू 3 कितना? 11,19,000। क्लियर है? अब देखो, जो पैसा मांगने पे नहीं मिला मतलब फ्यूचर में मिलेगा। होप बोल के भी तो कुछ होता है ना, होप बोल के कुछ होता है कि नहीं? स्टूडेंट को देखो, सीखो, होप बोल के कितना कुछ होता है। स्टूडेंट 6 महीना पढ़ाई नहीं करता है, लास्ट का 2 दिन में उसके अंदर पूरा होप आ जाता है कि 2 दिन पढ़ के हम 4 डालेंगे। ठीक है, स्टूडेंट जिम जाता है, ठीक है, डेली बेसिस पे, किताब नहीं लेता है, किताब लिए थे इस बार, जो भी है समझो। तो होप बोल के भी तो कुछ होता है। आज पैसा मांगे राम, आज नहीं दिया, ठीक है, कल दे देगा, 1 महीना बाद दे देगा, ऐसा थोड़ी ना कि उसको हम लोग नहीं देगा, ऐसा मान लेंगे। तो राम से पैसा हमको रिसीवेबल है, तो जिससे हमको पैसा लेना है उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट दिखाते हैं कि लाइबिलिटी दिखाते हैं? एसेट दिखाते हैं। इसलिए याद रखना, कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए एसेट जैसा है, इसलिए एसेट को रेज करने के लिए एसेट को डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, 15,000। अब देखो श्याम के बारे में सोचो, श्याम ने 2,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के समय ही 2,000 शेयर्स पे कॉल का पैसा पहले ही दे दिया था। जब पैसा कंपनी कॉल का पैसा अलॉटमेंट के समय लेके रख लिया, तब तो कंपनी अपना बुक में एक लायबिलिटी रिकॉर्ड किया, कॉल्स इन एडवांस। लेकिन अब तो वो लायबिलिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी देखो ड्यू दिखा दिया है, सबसे मांग लिया है पैसा, तो इसके कारण वो जो लायबिलिटी रिकॉर्ड हुआ था वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कंपनी ने लायबिलिटी रिकॉर्ड किया था श्याम का वो 2,000 शेयर्स पे 3 रुपया करके, तो वो लायबिलिटी अब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो लायबिलिटी को कैंसिल करने के लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। जैसे देखो, पत्रकार पोपटलाल हर बात में कैंसिल कैंसिल बोलते रहता है, वैसे करके लायबिलिटी को भी हम लोग को कैंसिल कर देना है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2,000 इक्विटी शेयर्स पे कितना करके लायबिलिटी कैंसिल होगा कंपनी का? 3 रुपया, 6,000। राइट? 2 इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट 11,40,000। इसका मतलब थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सोचो कि जो कॉल्स इन एडवांस है वो साल के एंड में क्या हमेशा कैंसिल हो जाता होगा? जो कॉल्स इन एडवांस है वो क्या हमेशा कैंसिल हो जाता होगा? हम फाइनल कॉल का एडवांस फर्स्ट कॉल पे दे सकते हैं, हम फाइनल कॉल का एडवांस कहीं और दे सकते हैं? फाइनल कॉल तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तुम्हारा जो लास्ट मंथ का फीस है उसका एडवांस कैसे होगा? तो तुम लास्ट मंथ में ही दोगे, लास्ट में ही दोगे ना। समझो तुम क्या बोल रहे हैं। फाइनल कॉल का पैसा हम फर्स्ट कॉल पे एडवांस दे सकते हैं, फाइनल कॉल का पैसा हम फर्स्ट कॉल पे एडवांस दे सकते हैं, जो कि आगे चल के फाइनल कॉल पे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन फाइनल कॉल के समय कोई किसी और इंस्टॉलमेंट का एडवांस आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या साल के एंड में सारा कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो जाता होगा? फर्स्ट कॉल का समय जो फाइनल कॉल का पैसा मिला वो आगे चल के फाइनल कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या ईयर एंड पे सारा कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो जाता होगा? नहीं। कैसे नहीं? देखो, मान लो ईयर एंडिंग है 31 मार्च, ईयर एंडिंग है 31 मार्च,
कंपनी 1 जनवरी को शेयर इशू किया, ईयर एंडिंग का 3 महीना पहले, तो कंपनी मार्च में मान लो कॉल्स का पैसा एडवांस में ले लिया, जबकि कॉल्स का पैसा आना था अप्रैल में। शेयर इशू तो कभी भी हो सकता है ना, शेयर इशू तो जरूरी नहीं है साल की शुरुआत में हो, ठीक है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि कॉल्स इन एडवांस हमेशा खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे खत्म हो गया ना कॉल्स इन एडवांस, अब बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉल्स इन एडवांस दिखाएंगे, अगर बैलेंस शीट बनेगा आगे चल के तो दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे ना। देखो कॉल्स इन एडवांस को एज लाइबिलिटी बुक किए थे, रिकॉर्ड किए थे, फिर कॉल्स इन एडवांस कैंसिल भी हो गया, अब बचा क्या, वो कॉल्स इन एडवांस कुछ बचा, कुछ नहीं बचा कॉल्स इन एडवांस। क्या कॉल्स इन अरियर एग्जिस्ट करता है बुक्स में? हाँ वो एग्जिस्ट करता है, उसको या तो एज एन एसेट दिखाते हैं या फिर कैपिटल से लेस कर देते हैं, वो बैलेंस शीट में आते हैं, बाद में सीखेंगे। तो इसका नरेशन लिख दो, लिखो इक्विटी शेयर कॉल मनी received on 3,73,000 equity shares, received on 3,73,000 equity shares at the rate rupees 3 each, comma equity share call money on 5,000 equity shares at the rate rupees 3 each, transferred to calls in arrear account and equity share call money on 2,000 equity shares at the rate rupees 3 each, received in advance at the time of allotment, allotment का A capital, at the time of allotment duly adjusted, duly adjusted तो ये हो गया रिसीव का एंट्री विद नरेशन। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट।